क्या डोनाल्ड ट्रंप अब मध्य पूर्व में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं? यानी कि हम बात कर रहे हैं जो अभी UNGA की एक मीटिंग हुई है, जिसमें जो ट्रंप ने ये मीटिंग की है अरब मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, और उसका क्या मोटिव रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये मीटिंग का पूरा उद्देश्य क्या था, इसका रिजल्ट क्या निकला है, और ट्रंप ने ऐसे समय में ये ऐलान क्यों किया है कि वो अब जो है इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध को समाप्त करवा सकते हैं या फिर करवाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो ये जो मीटिंग की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 23 सितंबर को रखी गई थी, और इसकी जो मेज़बानी है वो कतर के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही अगर हम देखें, आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। आजकल ये काफ़ी विषय जो है चर्चा का बना हुआ है। तो इसमें अलग अलग जितने भी मुस्लिम नेता थे या फिर मुस्लिम लीडर्स या कुछ भी जो भी किसी भी कंट्री के जो मेन लीडर्स होते हैं, जैसे PM या फिर राष्ट्रपति, तो उनके द्वारा अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है और ट्रंप के इस बयान के बारे में क्या कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रंप टू मीट ऑफिशियल्स फ्रॉम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज टू डिस्कस गाज़ा, यानी कि गाज़ा के लेकर डिस्कस करने के लिए इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, जो मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं उनके साथ इन्होंने मीटिंग की है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उसके दौरान मुस्लिम देश के जितने भी नेता हैं, यानी कि इसमें हम टोटल 8 अरब जो कंट्रीज़ हैं उसकी बात कर रहे हैं, उनके साथ गाज़ा पर एक बहुपक्षीय बैठक की है, जिससे उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण बैठक बताया है। तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि उनके लिए ये मीटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है। ट्रंप ने मुस्लिम नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र बैठक में गाज़ा युद्ध समाप्त करने की व्यापक योजना प्रस्तुत की है। तो उन्होंने अपना एक प्लान रखा है सभी कंट्रीज़ के लीडर के साथ कि हमारा ये प्लान है गाज़ा युद्ध को समाप्त करने का। अब देखिए, बैठक में आखिर कौन कौन लोग शामिल थे या फिर कौन कौन सी कंट्रीज़ के लीडर शामिल थे। अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं को एक साथ ये महत्वपूर्ण बैठक थी। इस बैठक में सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये सभी के नेता शामिल हुए थे। अब देखिए, इसकी मेज़बानी कतर के अमीर शेख जो तमीम है उनके द्वारा की गई थी, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आने का एकमात्र कारण जो है ट्रंप का, वो युद्ध को रोकना और जो बंधक वहाँ पर है उसको सुरक्षित उनको घर लौटाना है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने, गाज़ा के लोगों की मदद करने के लिए ट्रंप और उसके जो भी नेतृत्व उनके द्वारा किया जा रहा है उस पर भरोसा करते हैं, यानी कि कतर के ये लीडर का कहना है। बैठक में हम देखें, अगर आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, तो ये पाकिस्तान के नेता जो हैं शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री जो हैं वो भी इसमें शामिल हुए, और उन्होंने शांति स्थापना में अमेरिका की काफ़ी तारीफ़ की कि अमेरिका बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि एक ऐसी कंट्रीज़ के बीच क्या है कि एक मतलब कि शांति स्थापित करने की एक पहल किए जा रहा है। इसके अलावा ट्रंप क्या कहते हैं, उनका बयान क्या, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग रही है ये, और जो भी युद्ध चल रहा है जिसमें इजराइल हमास युद्ध को ख़त्म करने का उन्होंने दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गाज़ा युद्ध को ख़त्म करने जा रहे हैं, यानी कि अब ये हो सकता है युद्ध ये अब ख़त्म हो जाए। ये जो बैठक है इजराइल के खिलाफ सीधी तो नहीं थी, बल्कि युद्ध समाप्ति, इजरायली सेना की वापसी और गाज़ा के पुनर्निर्माण पर केंद्रित रही है। इट मीन्स कि कुछ ये भी अब इजराइल के द्वारा ऐसी भी प्रतिक्रिया आने लगी है कि जो ट्रंप है वो इजराइल के खिलाफ होते नज़र आ रहे हैं, कि उन्होंने इजराइल के बारे में यहाँ पर इजराइल के पक्ष में कोई बात नहीं की। जैसे कि उन्होंने कहा कि गाज़ा को अब फिर से स्थापित किया जाएगा, वहाँ पर जो गाज़ा पट्टी है उसमें, और जो इजरायली सेना है उसको वापस भेज दिया जाएगा। तो इजराइल के खिलाफ जो है ट्रंप की मुस्लिम देशों के साथ ये महाम बैठक हुई है, और उन्होंने कहा है कि हम युद्ध को ख़त्म करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ट्रंप बैठे और आसपास सभी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर हैं वो सब बैठे हुए हैं। अब हम देखेंगे कि बैठक के मुख्य बिंदु आखिर क्या है। जैसे कि हमें पता है ये बैठक किस समय पर की गई है, जब एक तरफ पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है उसके द्वारा जो एक पैक्ट यानी कि डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, डिफेंस जो डील हुई है उनकी, कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक किया जाएगा किसी के द्वारा, तो उनको दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा, यानी कि एक प्रकार की ये इस्लामिक नाटो की स्थापना होती नज़र आ रही है। यानी कि एक ऐसा छोटा नाटो या फिर इस्लामिक नाटो बनाने की बात चल रही है कि सभी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा ऐसा नाटो बनाया जाएगा कि जो मुस्लिम कंट्री किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो सभी मुस्लिम कंट्रीज़ क्या है उसके मतलब उनका साथ देंगी और
उस दूसरे जिसने हमला किया है उस देश पर अटैक करेंगी सभी मिलकर। तो अब देखिए ऐसे में या तो फिर अमेरिका को ये कहीं खतरा नज़र आ रहा है कि अगर उनको ये खतरा नज़र आ रहा है कि अगर इस्लामिक नाटो बन जाता है तो उनको भी इसमें सबसे बड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि अमेरिका जो एक तरफ से इज़राइल का साथ देता है, तो इज़राइल जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ को अटैक कर रहा है, जैसे कि पीछे ईरान के साथ हुआ, उसका जो हमला हुआ था यानी कि युद्ध चला था जो, तो उसमें क्या लेकर भी मतलब जिस मुस्लिम कंट्री जो अभी अगर हम देखें तो पूरे अगर वर्ल्ड में हम देखें तो पाकिस्तान एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके पास परमाणु जो बॉम्ब है यानी कि परमाणु हथियार है, तो वो इसका भी यूज़ कर सकता है। तो अब कहीं ना कहीं ट्रंप को इस बात का भी खतरा हो रहा है कि अगर सभी मुस्लिम देश एक साथ हो गए तो फिर उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है, उस पर भी भारी पड़ सकते हैं। तो इसी तरह उन्होंने अब अपने नेतृत्व में ये मीटिंग रख दी है। इसमें ट्रंप ने क्या कहा है कि जो इजराइल सेना उसको वापस भेजा जाएगा, जितने भी बंधक हैं उनको रिहा किया जाएगा और जो गाज़ा पट्टी है उसको फिर से स्थापित किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर हमास का शासन नहीं होगा। अरब देशों से उन्होंने शांति सेना भेजने के लिए फंडिंग की उन्होंने आग्रह किया है कि आप लोग फंडिंग दीजिए, वहाँ पर शांति सेना भेजिए। ये जो योजना है पहले ब्रिटिश पीएम जो टोनी ब्लेयर थे उनके द्वारा ये विकसित की गई थी, यानी कि उन्होंने इस योजना को पहले रखा था, अब उसके बाद फिर से ट्रंप के द्वारा ये योजना प्रस्ताव रखा गया। अब आप देख सकते हैं ये मैप है इजराइल का, तो यहाँ पर है गाज़ा पट्टी, तो इजराइल जो है इस गाज़ा पट्टी पर भी अपना जो है एक तरह से कब्जा करना चाहता है, वहाँ पर फिलिस्तीनी लोगों को विस्थापित किया जा रहा है साउथ गाज़ा की तरफ, और ये कहा जा रहा है कि जो साउथ वाला एरिया वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस जितना भी ये युद्ध चल रहा है कितने सालों से 2022-23 से शुरू हुआ था, तो इसमें करीब 65,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और कितने ही लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए यानी कि विस्थापित हो चुके हैं। तो एक तरह से ये फिर से नकबा जैसी सिचुएशन बढ़ रही है कि किसी एरिया के सभी लोगों को उस एरिया से निकाल देना और उस पर मतलब कब्जा कर लेना। तो पिक्चर्स में आप फिर से देख सकते हैं तुर्की के नेता, ये यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पर इंडोनेशिया, तो कतर के ये लीडर हैं, तो ये सभी आप देख सकते हैं ये मीटिंग में बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम नेता उनकी प्रतिक्रिया क्या रही है, उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी फ्रूटफुल रही है, ये मीटिंग अच्छी है। इसके अलावा यूएई की एक जो न्यूज़ एजेंसी है उसने कहा है कि चर्चा जो है स्थायी युद्ध विराम पर बात की गई है, इसमें मानवीय संकट बंधकों की रिहाई पर यह पूरी तरह से केंद्रित रही है। भाग लेने वाले जो देश हैं उनमें एक संयुक्त पोजीशन पेपर भी जारी किया गया, जिसमें क्या कहा कि इजराइल द्वारा गाज़ा पर कब्जा जो उसको मतलब उसका विरोध किया गया कि इजराइल जो है गाज़ा पर अपना हक जमाना चाहता है, फिलिस्तीनियों का विस्थापन या फिर वेस्ट बैंक की जो एनेक्सेशंस है उसका विरोध किया गया, उसको जो भी इजराइल अपना एरिया फैलाना चाहता है उसका पूरी तरह से उन्होंने विरोध किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मुस्लिम कंट्रीज़ जो अरब मुस्लिम कंट्रीज़ है यानी कि मिडल ईस्ट भी इनको कहते हैं। तो इसमें ये सभी इसमें जो 8 प्रमुख कंट्री हैं जिन्होंने अभी भाग लिया इस महाबैठक में। अब देखिए ट्रंप अपने भाषण में क्या कहते हैं कि युद्ध को तो तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए, हमास को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया, लेकिन हमास ने खंडन किया कि नेतन्याहू ही समझौते में बाधा है। उन्होंने कहा, हमास ने कहा कि हम तो समझौता कब का करना चाहते हैं, लेकिन जो नेतन्याहू हैं जो वहाँ पर इजराइल के जो नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो उनके द्वारा ये देरी की जा रही है या फिर वो बाधा डाल रही समझौते में। इसके अलावा अगर हम इस मीटिंग का देखें भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, तो पाकिस्तान का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान भी अब इस मीटिंग में बैठक में शामिल हुआ है। मुस्लिम देशों के साथ उसके जो गठबंधन है वो काफ़ी ज़्यादा उसके मजबूत होते नज़र आ रहा है। जैसे कि सऊदी अरब के साथ उन्होंने अभी जो एक पैक्ट साइन किया है, डिफेंस पैक्ट, उसके साथ ही उनके जो मतलब मुस्लिम है वो बाकी सभी जितने भी अगर हम देखें भारत के जो मेन जिसको हम दुश्मन देश मान सकते हैं या फिर जो भारत का विरोध करते हैं या फिर भारत को कहीं ना कहीं नीचे रखना चाहते हैं, तो उनके साथ जो है पाकिस्तान उनका काफ़ी आपसी मित्रता गहरी नज़र आती है। तो इसी तरह भारत के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरा भी पैदा हो सकता है, यानी कि अब मुस्लिम कंट्रीज अगर शामिल एक साथ हो गई तो भारत क्या है फिर कहीं ना कहीं अगर हम आज के समय पर भी देखें तो भारत अभी भी अकेला है, कोई भी ऐसी एक कंट्री नहीं है कि जो भारत को पूरी तरह से समर्थन करती हो। तो इसी तरह भारत को मतलब कि एक तरह से तो जो मुस्लिम देश जिसमें मेन हमारा जो पाकिस्तान पड़ोसी देश भी है और सबसे बड़ा हमारा दुश्मन देश भी हम कह सकते हैं, तो उसके द्वारा भी इस मीटिंग में भाग लिया गया है। तो
उसके द्वारा अब मीटिंग में भाग लेने का ये उद्देश्य है, या तो इस्लामिक नाटो की शुरुआत होती नज़र आ तो रही है हमें, या फिर वो पूरी तरह से इस्लामिक नाटो बना रहे हैं, या फिर पूरी तरह से कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है कि भारत को एक तरह से अकेला कर दिया जाए। अमेरिका भारत के संबंधों में तनाव नजर आएगा। जो ट्रंप जो है उन्होंने इस भाषण में कहा कि भारत को यूक्रेन युद्ध के फंडर, उन्होंने ऐसा कह दिया कि जो यूक्रेन युद्ध है उसमें भारत जो है यानी कि रूस को सपोर्ट कर रहा है, और रूस से जो तेल खरीद रहा है उसकी वजह से रूस को वहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है और वो हथियार खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूक्रेन का युद्ध है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो ट्रंप है वो डायरेक्टली भारत पर निशाना साधते हैं जो रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए। इसके अलावा H-1B वीज़ा आपने देखा ही होगा, अभी उसकी जो फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाए गए, रूस की तेल जो हम खरीद करते हैं उस पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। तो इसी तरह भारत और अमेरिका के संबंध अगर हम देखें तो लगातार हमें तनावपूर्ण संबंध नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी जो अमेरिका है या फिर भारत के जो नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि जो ट्रंप है वो भारत का बहुत अच्छा मित्र है। अब ना जाने किस तरह से ये मित्रता निभाई जा रही है। इसमें राजनीतिक जोखिम क्या है? अगर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ इकट्ठा हो जाते हैं तो भारत को संतुलन बनाना पड़ेगा, भारत को एक तरह से संतुलित होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जो है वो भी इजराइल और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। दोनों के एक दूसरे के साथ जो मतलब डील्स वगैरह होती है वो अच्छी रही हैं। उसके अलावा इजराइल ने काफ़ी भारत को हथियार भी दिए हैं। तो अब इजराइल का जो मजबूत साझेदार भारत हम मान सकते हैं, तो भारत को भी इसके साथ खतरा हो सकता है। मध्य पूर्व में स्थिरता की स्थिति भी नज़र आ सकती है। गाज़ा में अगर शांति हो जाती है तो भारत को ऊर्जा आयात, प्रवासी भारतीयों की जो रेमिटेंस है और गाज़ा पुनर्निर्माण के अवसर भी मिल सकते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये पूरा जो मिडल ईस्ट है इस पर शांति अगर इसमें बन गई तो ये कहीं ना कहीं भारत के संबंध अच्छे भी हो सकते हैं। इसके अलावा बैठक से अमेरिका मुस्लिम देशों के गठबंधन भी उभरते नजर आए हैं। कहीं ना कहीं जो अमेरिका वो अपने मुस्लिम देशों के संबंध, उन देशों के साथ संबंध अच्छे करना चाहता है। भारत को इजराइल मुस्लिम देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने का मौका भी देगा। अब देखिए इसमें क्या पता चलता है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ट्रंप ऐसा करके या फिर ऐसी मीटिंग या फिर ऐसे युद्ध रुकवाकर, मतलब युद्ध समाप्त करके एक नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं। तो ट्रंप ने अपने पहले जो कार्यकाल था उसका 17 और 21 में कई बार नोबल शांति पुरस्कार का जिक्र किया है, हालांकि उन्हें मिला नहीं है। 2020 में अब्राहम समझौते के बाद उन्होंने कहा था कि वह इसके हकदार हैं। अभी तक उनको मिल नहीं पाया है, लेकिन उन्होंने कोशिश काफ़ी की है। बहुत सारे देशों में जो युद्ध उसको रुकवाने की बात कही है, लेकिन उनको फिर भी ये ट्रंप को नोबल पुरस्कार नहीं मिला। मैक्रो ने क्या कहा, ट्रंप से कहा कि गाज़ा में अगर शांति नहीं होगी तो नोबल पुरस्कार भी नहीं होगा। तो मैक्रो कहते हैं कि ट्रंप एक मात्र ऐसे नेता हैं जिनके पास गाज़ा युद्ध को रोकने की शक्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के सैन्य अभियान को हथियार उपलब्ध कराता है। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं ये इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि अगर गाज़ा में शांति नहीं होगी तो इनको नोबल पुरस्कार भी नहीं मिलेगा। उन्होंने अब देखिए इससे पहले भी जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध भी रुकवाया है, जिसकी वजह से वो नोबल पुरस्कार के हकदार हैं। तो इनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो इनकी वजह से रुका है। अब इसमें जो पाकिस्तान है, पहले तो उसने ये कहा था कि ये ऐसी बात, मतलब ये उन्होंने कह दिया था कि ट्रंप के साथ उनकी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब बाद में फिर जो पाकिस्तान के नेता शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ट्रंप को नोबल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अब कहीं ना कहीं ये नोबल पुरस्कार लेने के लिए भी ऐसी मीटिंगें या फिर ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका नागरिकों की बात देखें या फिर अमेरिका के नागरिकों के आंकड़े देखें तो वो आधे से ज़्यादा जो है अमेरिकी लोग, यानी कि 70% लोग ये कहते हैं कि नोबल पुरस्कार के लायक ही नहीं है ट्रंप, यानी कि उनको इनकी पॉलिसीज़ या फिर इनके जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनसे काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। हालांकि वहाँ पर अब सरकार तो इनकी चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब देखिए ये एक बात है कि जो ट्रंप है, अब देखिए इजराइल का उन्होंने बहुत कम जिक्र किया, तो इजराइल के खिलाफ क्या ये ट्रंप होते नज़र आ रहे हैं। तो ट्रंप ने इन्होंने कहा कि 2 राज्य समाधान दिया है, जिसमें जो है फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाया जाएगा, इजराइल अलग राज्य, हमास की जीत होगी और इजराइल के साथ शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचाएगा।
इसराइल के गाजा सिटी अभियान को रोकने, चुनौती देने का कोई उन्होंने आग्रह नहीं किया है। तो इसी तरह कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि ट्रंप जो है वो इसराइल के खिलाफ नजर आ रहे हैं, खिलाफ या फिर उनके अंदर कुछ न और रणनीति चल रही है। ट्रंप ने गाजा में भूखमरी का जिक्र किया, सहायता बहाल करने की इच्छा जताई, लेकिन यह इसराइल की सैनिक कार्रवाई पर कोई प्रतिबंध लगाने का संकेत नहीं है। अब दूसरी तरफ यह है कि इसराइल पर प्रतिबंध लगाने की कोई बात उन्होंने नहीं कही है, सिर्फ ये बात कही है कि 2 राष्ट्र समाधान निकाला जाएगा। और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो भी हमास के द्वारा जितने भी बंधक बनाए गए उनको रिहा कर दिया जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो भी सिचुएशन है उसको सही करके हमास के शासन को ख़त्म करके वहाँ प्रॉपर एक कंट्री बना दी जाएगी। अब देखिए ट्रंप ने यह भी कह दिया कि इसराइल को पश्चिमी तट पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। जैसा कि बैठक में एक सूत्र जो है उनके द्वारा कहा गया है कि इसराइल को वो वेस्टर्न जो बैंक है उस पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन सी और कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण है कि इसराइल को बैठक में शामिल नहीं किया गया है। दूसरा 60% अमेरिकी इसराइल की कार्रवाई से असहमत है, जो कि ट्रंप को संतुलन बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब देखिए जो इसराइल की कार्रवाई है उसके द्वारा असहमत है, जिससे क्या है कि जो 60% जनसंख्या जो अमेरिका की है वो ट्रंप को सपोर्ट कर सकते हैं इस मामले में। अब देखिए ट्रंप ने ये मीटिंग की है लेकिन इसमें इसराइल शामिल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब एक तो ये भी निकलता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसी बयान या कुछ ऐसी बातें हैं उनके मन में जो वो इसराइल के साथ नहीं कर सकते हैं, या फिर इसराइल को कहीं ना कहीं उन्होंने इसराइल को अब कम आंकना शुरू कर दिया है कि अगर वो मुस्लिम देशों के साथ मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसराइल पर भी दबाव बन सकता है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कहीं उनकी कुछ और कूटनीति चल रही हो कि अमेरिका देशों के साथ ऐसे मिलकर कोई ऐसी मीटिंग करके ऐसे प्रस्ताव रखे जाए, या फिर उनके विचारों को देखा जाए कि अमेरिकी देश क्या चाहते हैं, उनकी जितनी जो भी उनकी मतलब इच्छा है उनको समझा जाए। अब देखिए यूएन में अगर हम देखें ट्रंप की भूमिका क्या है, तो यूएन में जो परमानेंट सदस्य हैं ये इसके अगर हम देखें P5 मेंबर्स कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें जो है इसमें इनके पास इन 5 के पास वीटो पावर है। अगर कोई मान लीजिए प्रस्ताव पारित किया जाता है तो किसी एक कंट्री के द्वारा उस पर साइन नहीं किए जाते या फिर वीटो लगा दी जाती है तो वो प्रस्ताव कभी पारित नहीं होगा। तो इस तरह से अब जो अमेरिका उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा जा रहा है गाजा युद्ध को समाप्त करने का, अब आगे देखा जाएगा इसमें बाकी देशों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। इसमें क्या है कि कूटनीतिक नेतृत्व भी देखा जा रहा है कि जो अमेरिका है उसके द्वारा कूटनीति चालें चली जा रही है। इसके अलावा शांति स्थापना की बात हो रही है और मानवीय सहायता देने की भी बात कही है इन्होंने। वैश्विक नीति का निर्माण होता नजर आ रहा है। ये इनकी सभी की भूमिका यानी कि अमेरिका ने जो यानी कि यूएस जो है आज तक जो भी यूनाइटेड नेशंस में रहकर उन्होंने शांति स्थापना की बात कही है, पूरे विश्व के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। अब देखिए अगर हम ये देखें कि जो है इस बैठक का नतीजा आखिर क्या निकला है। तो जो अमेरिका है इसकी अगर हम यूएन में ये भूमिका देखें तो ये इसके एक संस्थापक मेंबर भी हैं। जब यूएन बना था 1945 में तो उस समय पर ये ट्रंप तो नहीं थे, सॉरी, उस समय पर जो यूएस था ये इसका एक परमानेंट मेंबर बन चुका था। अब देखिए इसके बाद इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। ट्रंप ने अपनी योजना कही है कि ट्रंप 21 पॉइंट प्लान फॉर पीस इन्होंने एक दस्तावेज पेश किया जो कि पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर की योजना है। इसमें गाजा से इजरायली सेना को वापस कर दिया जाएगा, बंधकों को रिहाई के बदले कुछ हफ्तों का युद्ध विराम रखा जाएगा, हमास रहित शासन की स्थापना होगी और अरब देशों से शांति भेजने, पुनर्निर्माण फंडिंग का आग्रह किया गया। वेस्ट बैंक में जो इजराइल का एनेक्सेशन है उसको रोका जाएगा। ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति का ये सबसे बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि हम युद्ध को अभी तुरंत खत्म कर देंगे। इसके अलावा संयुक्त पोजीशन पेपर भाग लेने वाले देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर दिया जिसमें योजना का स्वागत किया, लेकिन ये जोर दिया कि गाजा पर इजरायली कब्जा नहीं होगा, फिलिस्तीनियों का विस्थापन, वेस्ट बैंक का विरोध किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय जो मानवीय सहायता उसको बहाल करना, स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करना। यूएई की स्टेट न्यूज़ एजेंसी ने स्थायी युद्ध विराम पर केंद्रित बताया। उन्होंने ये कहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता चला है रिपोर्ट से कि वहाँ पर युद्ध विराम की बात की गई है। अब देखिए नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। जो एंड्रोजन से उन्होंने क्या कहा कि ट्रम्प मीटिंग विद अरब मुस्लिम लीडर्स ऑन गाजा वॉज फ्रूटफुल, यानी कि ये काफ़ी मीटिंग फ्रूटफुल थी।
तो तुर्की के राष्ट्रपति ये कहते हैं ताइप एर्दोगन, तो ये काफ़ी फलदायी रही। उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से उनके नेतृत्व में। कतर के अमीर शेख कहते हैं कि युद्ध रोकना और बंधकों को लाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो क्या कहते हैं कि शांति सेना भेजने की तैयारी चल रही है। ट्रंप के विशेष दूत जो स्टीव विटकॉफ हैं वो कहते हैं थम्स अप उन्होंने दिया और योजना को क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित करने वाली बताया है। इसके अलावा कुछ नेता के द्वारा ये भी कहा है कि एकमात्र व्यक्ति ट्रंप ही हैं जो ये सभी चीज़ें बदल सकते हैं, यानी कि जितने भी युद्ध उनको रुकवा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आज तक जितना भी गाज़ा में नुकसान हुआ है 65,000 प्लस कुछ लोग मारे गए हैं, तो अब उसके बाद और वहाँ पर नुकसान झेल पाना काफ़ी मुश्किल है, यानी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इसी वजह से मतलब कि ये जो है ट्रंप के द्वारा ये युद्ध रुकवा देना चाहिए। अब देखिए इस जो भी ये बैठक हुई है इस पर ट्रंप नेतन्याहू के रिश्ते पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ट्रंप ने बैठक में अरब नेता को मजबूत वादा किया है कि इजराइल को वेस्ट बैंक में एनेक्सेशन नहीं करने देंगे, यानी कि इजराइल को अपना विस्तार नहीं करने देंगे। नेतन्याहू की सरकार की ये मुख्य नीति के खिलाफ है, यानी कि नेतन्याहू यही चाहता है कि हम इजराइल का विस्तार करेंगे, यानी कि ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। तो इसी तरह अब कहीं ना कहीं इनके रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। अगर हम इस बैठक का देखें पूरे विश्व पर क्या प्रभाव रहेगा, तो यूरोप और जो पश्चिमी देश हैं उन पर प्रभाव देखा जाएगा, यानी कि यूरोप के द्वारा भी ये बात कही गई थी कि जो मान्यता दी गई थी फ़िलिस्तीन को, अगर हम देखें तो 157 कंट्रीज़ के द्वारा फ़िलिस्तीन को मान्यता दी गई है, यानी कि रिकॉग्नाइज कर दिया गया एक अलग से कंट्री के रूप में। तो अब कहीं ना कहीं यूरोप का दबाव बढ़ेगा और पश्चिमी देशों पर इसका प्रभाव देखा जाएगा, यानी कि ट्रंप का जो प्रभाव होगा वो इन देशों पर अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये देश भी यही चाहते हैं कि जो गाज़ा है उसमें जितना भी ये जो युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म करके एक नए सिरे से, यानी कि स्टार्टिंग से फिर एक नए देश की शुरुआत की जाए। फ्रांस और यूरोपीय दबाव बन सकता है इजराइल के ऊपर फ्रांस के द्वारा या फिर यूरोपीय कंट्रीज़ के द्वारा। इसके अलावा अमेरिकी नीति का प्रभाव रहेगा, जो अमेरिका ने अभी नीति बनाई है युद्ध को समाप्त कराने की, और उसके साथ ही जो ट्रंप चाहते हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिले, तो उनका इन सभी का प्रभाव देखा जाएगा। तो ये पूरे विश्व मतलब पूरे वैश्विक प्रभाव इनके रह सकते हैं। इसके साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी नजर आएंगी। चुनौती क्या हो सकती है? सबसे पहले तो ये होगा, चुनौती ये होगी कि जो इजराइल है उसको इस चीज़ के लिए मना पाना आसान होगा, या फिर वो अलग से एक अपना मतलब कि कोई ना कहीं अपना एक अलग से नई जो भी नीति बनाने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर नए अपने विचार रखने की बात सोच रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इजराइल को इसके लिए मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल की नीति यही कहती है कि इजराइल का विस्तार किया जाए। अब इसमें जो चुनौतियाँ रहेंगी, इसका भारत पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। अगर मुस्लिम देश सारे एक साथ हो जाते हैं तो भारत अकेला रह सकता है। इसके साथ ही इजराइल का एक अच्छा सहयोगी मित्र भी है भारत, तो इजराइल के साथ साथ भारत को भी खतरा रहेगा। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या मुस्लिम देश मिलकर अब पूरी तरह से भारत के खिलाफ हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा सऊदी अरब के द्वारा एक बयान दिया गया था? तो इसी तरह आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे करंट वीडियोस के लिए, यानी कि करंट के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नए करंट के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।